हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने इकोलॉजिकल फैक्टर, टेम्परेचर और उसके प्रभावों के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक बायोटिक फैक्टर्स की, यानी जैविक जो कारक होते हैं उनमें इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस के बारे में। ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंस ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर नेचुरल कंडीशंस। तो प्राकृतिक कंडीशंस के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या जीव जो होते हैं, जो एक साथ रह रहे हैं किसी कम्युनिटी या समुदाय में, ये एक दूसरे को डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। The biotic components of each of the ecosystem, which includes the plants, animals, and microbes, interact and are dependent on abiotic factors. तो बायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं इकोसिस्टम के, जिसमें प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव शामिल है, ये इंटरेक्ट करते हैं और ये सभी जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं ये सभी डिपेंड होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर, यानी कि अजैविक कारकों के ऊपर ये सभी डिपेंड होते हैं या निर्भर होते हैं। There are interactions among them can be defined as interspecific and intraspecific। तो इनके मध्य यानी इंडिविजुअल स्पीसीज के मध्य में जो अभिक्रियाएं होती है, पारस्परिक क्रियाएं होती है, इन सब को जो है वो कहा दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें कहा जा सकता है इंटर स्पेसिफिक यानी अंतर्जातीय अभिक्रियाएं हो सकती है, या ये हो सकती हैं इंट्रा स्पेसिफिक या अंतराजातीय अभिक्रिया। All the vital process of living such as growth, nutrition and reproduction requires such interactions between individuals in the same species or between species। इसका मतलब है कि जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, जैसे वृद्धि, पोषण, जनन आदि, ये सभी क्रियाएं इंडिविजुअल के अंदर इंट्रैक्शन के द्वारा होती है, तो ये आवश्यक है। तो ये अभिक्रियाएं जो है वो दो प्रकार से हो सकती है। तो ये हो सकती है बिटवीन इंडिविजुअल इन सेम स्पीसीज, तो एक ही प्रजाति के अंदर दो अलग अलग इंडिविजुअल एनिमल्स के अंदर हो सकती है, जिसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं यानी अंतराजातीय कहते हैं, और बिटवीन स्पीसीज यानी दो अलग अलग जातियों के मध्य भी ये इंट्रैक्शंस हो सकती है, जिसे कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक। तो पहले हम बात करते हैं न्यूट्रलिज्म की, जिसे कहते हैं तटस्थता। In this type of interaction, two population exist in same ecosystem and they neither affect the other। इसका मतलब है कि किसी एक ही इकोसिस्टम के अंदर रहने वाली दो प्रजातियां एक साथ रहती है और वे एक दूसरे को किसी भी प्रकार का प्रभाव जो है वो नहीं देती है, यानी दोनों ही अनअफेक्टेड रहती है एक दूसरे से। बिकॉज ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर जनरली इंटरकनेक्टेड इन सम वे। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले, एक ही इकोसिस्टम के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो वे किसी न किसी तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड या अंतर संबंधित जरूर होते हैं। ट्रू न्यूट्रलिज्म इज कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश। तो ट्रू न्यूट्रलिज्म जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो देखना बहुत ही कठिन है, क्योंकि आपस में किसी न किसी प्रकार से प्रजातियां इंटरकनेक्टेड रहती हैं। द टर्म न्यूट्रलिज्म मे बी यूज्ड टू डिस्क्राइब इंटरेक्शन इन विच द अफेक्ट ऑफ टू पॉपुलेशन ऑन विच अदर आर नेग्लिजिबल। तो न्यूट्रलिज्म को हम ऐसी अभिक्रियाओं के लिए, ऐसे इंटरेक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं जहां दो पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट नहीं करती है और दोनों का आपस में जो प्रभाव है वो नगण्य होता है, यानी एक दूसरे पर प्रभाव नगण्य प्रकार का हो, तो वहाँ पर हम न्यूट्रलिज्म का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इकोलॉजी के अंदर ऐसी कोई भी स्पीसीज़ नहीं है जो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती है। बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस को दो कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। तो पहली जो कैटेगरी आती है वो है पॉजिटिव इंटरेक्शंस, यानी धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं। इन पॉजिटिव इंटरेक्शंस द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन हेल्प वन अनदर। तो इस पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर जो इंटरेक्शन करने वाली पॉपुलेशंस होती है वे एक दूसरे की सहायता करती है। द पॉजिटिव इंटरेक्शन में बी इन वन वे और टू वे। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में यानी कि एक इंडिविजुअल या एक प्रजाति दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती है, और ये वन वे हो सकती है यानी एक प्रजाति दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएगी, या टू वे यानी दोनों प्रजातियों को भी फ़ायदा इसमें हो सकता है। लेकिन ऐसी पारस्परिक क्रियाओं में नुकसान किसी भी प्रजाति को नहीं होता है। द बेनिफिट में बी इन रेस्पेक्ट ऑफ फूड, शेल्टर, सबस्ट्रेटम और ट्रांसपोर्टेशन। तो इनमें जो फ़ायदा मिलता है एक प्रजाति को या दोनों प्रजातियों को, ये फूड के रूप में हो सकता है यानी भोजन की उपलब्धता, शेल्टर या आवास के रूप में, सबस्ट्रेटम या आधार के रूप में, या इसमें ट्रांसपोर्टेशन यानी स्थानांतरण के लिए, या इनमें एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो इनमें किसी भी प्रकार से ये बेनिफिट जो है वो एक प्रजाति को मिल सकता है या दोनों प्रजातियों को मिल सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शंस आर एज फॉलो। तो विभिन्न प्रकार की पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है वो निम्न प्रकार है।
फर्स्ट आती है म्यूचुअलिज्म या जिसे कहते हैं सहोपकारिता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। इसे सिम्बायोसिस भी कहा जाता है। सिम्बायोसिस का मतलब है सहजीविता, तो इसे सहोपकारिता या सहजीविता भी कहा जाता है। इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। ये भी एक धनात्मक प्रकार की इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है। म्यूचुअलिज्म इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द इंटरेक्टिंग पार्टनर्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। तो म्यूचुअलिज्म में आने वाले जो दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों जीव, ये दोनों ही आपस में बेनिफिट प्राप्त करते हैं, यानी इनमें दोनों ही जीवों को लाभ प्राप्त होता है, तो इसमें किसी को भी नुकसान नहीं होता है। इसका उदाहरण है ये पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, यानी जंतुओं के द्वारा परागण की क्रियाविधि होना। तो बीज, मॉथ्स, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा डिराइव फ्रूट फ्रॉम द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। तो जितने भी मधुमक्खियाँ हैं, मॉथ्स है, तितलियाँ हैं, ये सभी प्लांट्स के जो पराग होते हैं उनके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। एंड द रिटर्न ब्रिंग आउट पॉलिनेशन, और इसके बदले में ये प्लांट्स का पॉलिनेशन यानी परागण की क्रिया करते हैं। तो इसमें दोनों ही प्रजातियों को फायदा होता है। दूसरा आता है सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। तो जंतुओं के द्वारा सीड यानी प्लांट्स। दूसरा है सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, तो जंतुओं के द्वारा बीजों का डिस्पर्जन करना। फ्रूट्स आर ईटन बाय बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स एंड द सीड्स कंटेंड इन देम आर ड्रॉप्ड इन द एक्सक्रीमेंट एट वेरियस प्लेसेज। तो जो भी फ्रूट खाते हैं बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स, उनके जो सीड होते हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं, और ये जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनके विष्ठा के साथ में यानी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के साथ में वो बीज भी अनेक स्थानों पर चले जाते हैं। तो इसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है, यानी बर्ड्स और एनिमल्स को भोजन प्राप्त होता है, जबकि इसके बदले में जो प्लांट्स को है उनके सीड का डिस्पर्जन प्राप्त होता है, तो दोनों को इसमें लाभ होता है। दूसरी आती है कमेंसिलिज्म या इसे कहते हैं सहभोजिता। कमेंसिलिज्म इज ए पॉजिटिव टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। तो वो सहभोजिता जो है ये एक ही इकोसिस्टम में उपस्थित दो स्पीसीज के मध्य एक इंटरेक्शन है। इन कमेंसिलिज्म द एसोसिएशन अकर्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। तो कमेंसिलिज्म के अंतर्गत इनमें जो दो प्रजातियाँ होती है उनमें एक प्रजाति को फ़ायदा होता है, जबकि दूसरी प्रजाति को ना तो फ़ायदा होता है और ना ही उसको नुकसान होता है। हैंस द टू पॉपुलेशन लिव टुगेदर विदाउट एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सचेंज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दो पॉपुलेशन या दो समष्टियाँ जो है वो एक साथ रहती है, दो समुदाय एक साथ रह सकते हैं, और उनमें किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्सचेंज यानी कि उनमें किसी प्रकार का भौतिक जो एक्सचेंज या आदान प्रदान है वो नहीं होता है, यानी फिजिकल रूप से ये दोनों एक साथ नहीं रहती है। एंड वन इज़ बेनिफिटेड विदाउट एनी इफेक्ट ऑन अदर, जिसमें एक को फ़ायदा होता है जबकि दूसरे को किसी भी प्रकार का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ये इसके उदाहरण हैं। कैटल इग्रेट्स ईट द इंसेक्ट स्टीयर्ड अप बाई कैटल व्हेन दे आर ग्रेजिंग। तो कैटल इग्रेट्स जो है जब मवेशी या कैटल जो चरते हैं तो उनके द्वारा इंसेक्ट जो होते हैं घास के अंदर छुपे हुए वो बाहर आते हैं। द कैटल्स आर अनएफेक्टेड वाइल द बर्ड्स गेन फूड। अब इसमें जो मवेशी चरने वाले हैं इनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपने आराम से चर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा जो कीट बाहर निकलते हैं वो कैटल इग्रेट्स को फूड के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी फ़ायदा केवल एक ही प्रजाति को होता है, वो है कैटल इग्रेट्स। दूसरा इसका उदाहरण है रेमोरा फिश का। इसे कहते हैं शकर फिश या चूसक मीन भी कहते हैं। हैव ए डिस्क ऑन देयर हेड्स, जिनके सिर के ऊपर एक डिस्क पाई जाती है। दैट मेक्स देम एबल टू अटैच टू लार्जर एनिमल्स, और इस डिस्क के कारण ये बड़े एनिमल्स से चिपक जाती है, सच एज शार्क, मेंटाज एंड वेल्स। तो ये बड़े एनिमल्स जो हैं शार्क, मेंटाज और वेल्स, इनके साथ में ये चिपक जाती है। व्हेन द लार्जर एनिमल फीड्स द रेमोरा डी अटैच इटसेल्फ टू ईट द एक्स्ट्रा फूड। और जैसे जैसे ये एनिमल घूमते हैं भोजन की तलाश में, बड़े एनिमल, उसके साथ साथ में ये रेमोरा फिश भी जो है वो इनके साथ में अटैच रहती है। लेकिन जैसे ही बड़े एनिमल भोजन करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, तो रेमोरा फिश जो है अपने आप को अलग कर लेती है तथा उनके द्वारा जो आसपास एक्स्ट्रा भोजन होता है वो उसको खाती है। तो इसलिए इसके अंदर रेमोरा फिश को भोजन प्राप्त होता है, जबकि बड़े जो एनिमल्स हैं उनको न ही कोई फ़ायदा होता है न ही कोई नुकसान होता है। अब आती है दूसरे प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं, जिन्हें कहते हैं नेगेटिव या नकारात्मक पारस्परिक क्रियाएं। इन नेगेटिव इंटरेक्शन वन ऑफ द इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज हार्म। तो इस प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं में एक पॉपुलेशन को फ़ायदा होता है जबकि दूसरी पॉपुलेशन को नुकसान होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ नेगेटिव पॉपुलेशंस आर। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार की नेगेटिव इंटरेक्शंस है। फर्स्ट आती है अमेंसिलिज्म, जिसे कहते हैं अभोजिता, और उसी का एक प्रकार है एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता। दूसरा आता है पैरासिटिज्म या परजीविता। तीसरा है प्रीडेशन या परभक्षिता। फोर्थ आता है कॉम्पिटिशन या जिसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा।
इसमें फर्स्ट आता है अमेंसिलिज्म या अभोजिता, और दूसरा इसी का प्रकार है प्रतिजीविता। अमेंसिलिज्म इज ए नेगेटिव टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये एक नकारात्मक प्रकार की प्रक्रिया है। इन अमेंसिलिज्म वन स्पीसीज इज हार्म और इनहिबिटेड, अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। अब इसके अंदर क्या होता है अमेंसिलिज्म में, इसमें एक प्रजाति को तो नुकसान होता है जबकि दूसरी प्रजाति को न ही नुकसान होता है न ही लाभ होता है, तो इसमें एक प्रजाति ही नुकसान उठाती है। उदाहरण इसका, द एल्गी क्लोरेला वर्गेरिस प्रोड्यूस अ टॉक्सिन क्लोरेलिन एन एंटीबायोटिक विच इज़ हार्मफुल टू अदर एल्गी। तो जो एल्गी क्लोरेला वल्गेरिस है ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है क्लोरेलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है यानी प्रतिजैविक है, और ये प्रतिजैविक जो है वो दूसरी एल्गीज के लिए हानिकारक होती है। तो इसमें क्लोरेला वल्गेरिस को कोई भी फ़ायदा या नुकसान नहीं होता है जबकि दूसरी एल्गी को इससे नुकसान होता है। अब इसी का एक प्रकार है एंटीबायोसिस। तो एंटीबायोसिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमेंसिलिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए मेटाबोलाइट दैट इज टॉक्सिक टू अदर ऑर्गेनिज्म। अब एंटीबायोसिस के अंदर जो है एक ऑर्गेनिज्म एक मेटाबोलाइट यानी उपापचयक उत्पन्न करता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक या टॉक्सिक होता है। एंटीबायोसिस इज ए पार्शियल और कंप्लीट इनहिबिशन और डेथ ऑफ वन ऑर्गेनिज्म बाय अनदर। तो एंटीबायोसिस के अंदर एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे एनिमल को कंप्लीट इनहिबिट कर देता है, यानी कि उसकी वृद्धि को रोक देता है या उसको मार देता है। द प्रोसेस ऑफ एंटीबायोसिस इज कॉमन इन माइक्रोबियल पॉपुलेशंस। तो एंटीबायोसिस की जो क्रिया है ये सूक्ष्म जीवी पॉपुलेशन यानी सूक्ष्म जीवों के अंदर ये सामान्य प्रकार से है। एंड द केमिकल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स फॉर एंटीबायोसिस इज जनरली कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन के अंदर जो रासायनिक सब्सटेंस उत्पन्न होते हैं एंटीबायोसिस के लिए, उनको सामान्यतया एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक कहा जाता है। इसका उदाहरण, द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल इज फंजाई पेनिसिलियम। तो सबसे अच्छा उदाहरण है इसका पेनिसिलियम का, विच प्रोड्यूसेज एन एंटीबायोटिक सब्सटेंस पेनिसिलिन कॉजिंग द डेथ ऑफ मैनी बैक्टीरिया। तो अब सबसे ज़्यादा जो है वो पेनिसिलिन, इसमें पेनिसिलिन उत्पन्न करता है, पेनिसिलियम जो कवक है इसके द्वारा दूसरे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये सभी उसके द्वारा मर जाते हैं। दूसरी अभिक्रिया आती है पैरासिटिज्म यानी परजीविता। पैरासिटिज्म इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटेक्शन, यानी नकारात्मक प्रकार की अभिक्रिया है। इन पैरासिटिज्म वन स्पीसीज हार्म्स द अदर बाय मेकिंग इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज फॉर शेल्टर और फूड। तो पैरासिटिज्म के अंदर एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को नुकसान पहुंचाती है और जो पैरासाइट होते हैं उनको फ़ायदा होता है। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं दूसरी स्पीसीज़ का फॉर शेल्टर और फूड, यानी कि इसमें आवास या भोजन के लिए एक प्रजाति दूसरे का उपयोग करती है। ए पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइविंग फूड फ्रॉम इट्स टिश्यू। तो पैरासाइट जो होते हैं ये किसी दूसरे जंतु के ऊपर या उसके अंदर रहने वाले जीव होते हैं और ये भोजन प्राप्त करते हैं उसके टिश्यूज से, यानी उनके ऊतकों के द्वारा ये भोजन प्राप्त करते हैं। तो बाहर रहने वाले जो पैरासाइट होते हैं जंतु के ऊपर वो एक्टोपैरासाइट होते हैं और जो अंदर रहते हैं शरीर के अंदर वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। द हार्म्ड वन इज कॉल्ड होस्ट। अब जिसको नुकसान होता है उसे होस्ट कहा जाता है यानी परपोषी कहा जाता है। द बेनिफिटेड वन इज कॉल्ड पैरासाइट, और जिसको फ़ायदा होता है उसे पैरासाइट या परजीवी कहा जाता है। बाई पैरासिटिज्म होस्ट आर हार्म्ड बाई द वे ऑफ डिजीज और वीकनेस और टिश्यू डैमेज। तो पैरासाइटिज्म के द्वारा होस्ट को नुकसान होता है, और ये किस प्रकार से होगा कि उसमें होस्ट में किसी प्रकार की डिजीज उत्पन्न होगी, उसमें वीकनेस आएगी यानी कमजोरी उत्पन्न होगी, या उनके टिश्यू डैमेज होंगे यानी ऊतकों का जो है वो नष्ट होना इसके अंदर पाया जाता है। तो इसमें होस्ट को जो है वो इस प्रकार से नुकसान पहुंचता है। एग्जाम्पल्स इसके उदाहरण हैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट पैरासिटाइज एनिमल्स इंक्लूड फंजाई, लीचेज, लाइस, वायरसेज, प्रोटोजोआ, टैपवर्म एक्सेट्रा। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट के रूप में होते हैं जो एनिमल्स के अंदर या ऊपर पाए जाते हैं ये फंजाई के रूप में हो सकते हैं, फंगस जो होती है, लीच यानी जो जोंक होती है, लाइस या जुएँ, वायरस, प्रोटोजोआ, टैपवर्म, टैपवर्म का मतलब है कि जो फीताकृमि है। तो ये अलग अलग प्रकार के पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। फ्यू ऑर्गेनिजम्स सच एज हेलमिन्स लिव इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट। तो जैसे हेलमिन्स है यानी प्लेटी हेलमिन्स और निमेटी हेलमिन्स के जो जंतु है ये किसी होस्ट के अंदर रहते हैं यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। एंड कॉजेज सेवरल इन्फेक्शियस डिजीजेज, और इनके द्वारा बहुत सी संक्रमणकारी जो है बीमारियाँ उत्पन्न होती है, सच एज जॉन्डिस, डायरिया। जैसे जॉन्डिस होता है और डायरिया इनके अंदर उत्पन्न होता है होस्ट के अंदर। ऑल द इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय वायरसेज एंड बैक्टीरिया, और दूसरे जो इन्फेक्शन होते हैं वो वायरस तथा बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जितने भी वायरस और बैक्टीरिया हैं होस्ट के अंदर डिजीज ही उत्पन्न करते हैं।
नंबर थर्ड तीसरा आता है प्रेडेशन या परभक्षिता। इन प्रेडेशन वन स्पीसीज किल्ड किल एंड फीड्स ऑन अदर स्पीसीज। इसमें एक प्रजाति जो है वो मारती है और दूसरी प्रजाति उसके ऊपर जो है वो भोजन करती है। द किलर स्पीसीज इज कॉल्ड प्रीडेटर। अब जो मारने वाली प्रजाति होती है उसे प्रीडेटर कहते हैं, और द वन हु डेड आर कॉल्ड प्रे। तो जो मरने वाली जो स्पीसीज होती है उसे प्रे कहा जाता है, यानी उसको शिकार कहा जाता है, और प्रीडेटर जो होती है वो शिकारी प्रजाति होती है। द प्रेडेटर्स आर यूजुअली लार्ज एंड पावरफुल देन प्रे। तो जितने भी प्रेडेटर एनिमल्स होते हैं ये सभी बड़े होते हैं और प्रे के मुकाबले, यानी जो शिकार होने वाली जो प्रजाति है उसके मुकाबले अधिक पावरफुल होती है। एग्जाम्पल लॉयंस टाइगर एंड अदर कार्निवोर्स आर प्रेडेटर ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जितने भी लॉयन टाइगर और दूसरे कार्निवोर यानी मांसभक्षी जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी प्रेडेटर होते हैं किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर। दे प्रीडेट हर्बीवोरस, और ये सभी जितने भी एनिमल्स हैं ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। फोर्थ प्रकार की प्रक्रिया आती है कंपटीशन, या इसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा। इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर स्पीसीज। ईच स्पीसीज इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज इन रेस्पेक्ट ऑफ फूड शेल्टर स्पेस लाइट टीटीसी। तो इस एसोसिएशन के अंदर दो या अधिक प्रजातियाँ होती है और प्रत्येक प्रजाति जो है वो एक दूसरे से प्रभावित होती है, यानी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, यानी कि दोनों ही प्रजातियों को इसमें नुकसान होगा। और ये जो प्रेजेंस होती है और ये जो प्रतिस्पर्धा होती है ये इनके फूड के लिए हो सकती है, यानी भोजन के लिए, आवास के लिए, स्थान रहने के लिए, स्थान के लिए, लाइट के लिए, इन सब के लिए जो है वो इनमें कंपटीशन होता है। तो दोनों प्रजातियों को ही इसमें नुकसान होता है। व्हेन टू और मोर ऑर्गेनिज्म इन द सेम कम्युनिटी सीक द सेम रिसोर्स। यानी कि जब दो या अधिक ऑर्गेनिज्म किसी एक ही कम्युनिटी के अंदर रहते हैं और एक ही रिसोर्स के लिए, रिसोर्स के ऊपर यानी किसी एक निश्चित स्रोत के ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसे फूड, वाटर, नेस्टिंग प्लेस, ग्राउंड स्पेस। तो इस प्रकार के स्रोत के लिए जब एक ही कम्युनिटी के अंदर रहते हैं विच इज़ इन लिमिटिंग सप्लाई द टू द इंडिविजुअल सीक इट, दे कॉम्पीट विद वन अनदर। तो इसका मतलब है कि जब उनको ये इस प्रकार के स्रोत प्राप्त करने होते हैं जो कि लिमिटिंग सप्लाई यानी सीमित संख्या के अंदर पाए जाते हैं, तो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इंडिविजुअल, ये आपस में कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो प्रत्येक जंतु जो है वो फूड के लिए, वाटर के लिए, नेस्टिंग प्लेस के लिए या ग्राउंड स्पेस के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं या प्रतिस्पर्धा करते हैं। इफ़ द कंपटीशन इज अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। यदि एक ही प्रजाति के मध्य कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, इट इज़ कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक। तो इसे इंट्रा स्पेसिफिक कहा जाता है। कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज रेफर टू एज इंटर स्पेसिफिक। और यदि यही कंपटीशन दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य में होता है तो इसे इंटर स्पेसिफिक या अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका चीताज एंड लॉयंस बोथ स्पीसीज फीड ऑन सिमिलर प्रे। तो चीता तथा लॉयंस जो है वो लगभग एक समान शिकार के ऊपर जो है वो भोजन प्राप्त करते हैं। दे आर नेगेटिवली इम्पेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ द अदर। तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं जब ये एक ही प्रकार के शिकार के पीछे होते हैं। बिकॉज दे विल हैव लेस फूड, क्योंकि उनके पास में सीमित संख्या में भोजन उपलब्ध होता है। हाउ एवर दे स्टिल परसिस्ट टुगेदर, और फिर भी ये दोनों एक साथ में प्रजातियाँ जो है वो उपस्थित रहती है। डेस्पाइट द प्रेडिक्शन दैट अंडर कंपटीशन वन विल डिसप्लेस द अदर। और इसके अंदर जो है वो प्रिडिक्शन ये है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों प्रजातियों के अंदर से एक प्रजाति वहाँ से भाग जाती है, और दोनों ही एक ही प्रकार के फूड के लिए जो है वो संघर्ष करते हैं, और संघर्ष में जो जीतता है वही उस फूड को प्राप्त करता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स की।